बच्चों, आज हम लोग अंश पूंजी का लेखांकन, निर्गमन एवं हरण के विषय में पढ़ेंगे। तो सवाल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कंपनी के विषय में समझा देता हूँ कि कंपनी क्या होती है, फिर उसके बाद हम सवाल में चलेंगे। तो लिखा है कंपनी का अर्थ, यानी कि पहले हम देख रहे थे, इससे पहले हमने पढ़ा था एकांकी कंपनी। एकांकी कंपनी बोल रहा हूँ, एकांकी व्यापार। एकांकी व्यापार में एक व्यक्ति एक मालिक होता है, एक व्यक्ति अकेला मालिक। तो इस तरह के व्यापार को हम एकांकी व्यापार बोलते हैं। फिर उसके बाद आया था साझेदारी। साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पचास व्यक्ति मिलकर जब एक निश्चित लाभ के लिए व्यापार करते हैं, तो इस तरह के व्यापार को हम साझेदारी कहते हैं। तो हम ये सब पहले देख चुके हैं कि एकांकी व्यापार में क्या होता है। एकांकी व्यापार में अकेला मालिक होता है। इस तरह के छोटे व्यापार जो होते हैं वो एकांकी व्यापार के होते हैं। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई, उस तरह हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई और आवश्यकताओं के कारण साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को प्रारंभ करते हैं एक निश्चित लाभ के लिए। तो ये साझेदारी थी। फिर उसके बाद साझेदारी के बाद एक अलग व्यवस्था आई जिसको हम बोलते हैं कंपनी। कंपनी में क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारी आवश्यकताएं और बढ़ी, जिससे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होने लगी और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता के कारण इस कंपनी ने जन्म लिया। यहाँ पर क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, कंपनियां दो प्रकार की होती हैं। पहले देखना थोड़ा सा, कंपनी दो प्रकार की होती है। एक निजी कंपनी होती है और दूसरा होता है सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दो व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा 2 मिनटों में कम से कम दो व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा 200 व्यक्ति इसके मालिक या सदस्य होंगे। और ये जनता को निर्गमित नहीं करते, यानी कि जब पूंजी मंगाना होता है, पैसा अगर इकट्ठा करना होता है, तो ये लोगों को आमंत्रित नहीं करते। यानी कि इसमें कौन होंगे, दोस्त होंगे या परिवार के लोग होंगे, मित्र होंगे, यानी कि जान पहचान वाले लोग मिलकर आपस में मिलकर इस तरह के व्यापार प्रारंभ करते हैं। कम से कम दो व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्ति। इस तरह के व्यापार को हम निजी कंपनी कहते हैं। इस तरह कंपनी को हम निजी कंपनी कहते हैं। और उसी तरह एक होता है सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 7 व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा कितनों भी हो सकते हैं, असीमित, यानी इसकी कोई संख्या नहीं है। इसमें कितनों भी व्यक्ति मालिक हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जनता का पैसा लगता है, यानी कि जब ये कंपनी बनती है या पूंजी मंगाना होता है तो जनता को आमंत्रित किया जाता है। पेपर में इश्तिहार दिया जाता है। पेपर में इश्तिहार दिया जाता है कि ये कंपनी पूंजी मंगाना चाहती है, यानी कि अंश बनाना चाहती है। तो अपने अंशों को क्या करती है, वो उसमें इश्तिहार देती है कि जो व्यक्ति इस कंपनी के अंश खरीदना चाहते हैं वो आवेदन के माध्यम से इस कंपनी में आवेदन करके अंश खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जनता का पैसा लगता है। यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों से पैसा ना लेकर कुछ खास लोगों से, जो जान पहचान के लोग हैं, उन्हीं से मिलकर इस तरह का व्यापार में पूंजी लगाई जाती है। तो ये है सार्वजनिक कंपनी और ये है निजी कंपनी। ठीक ना, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं बस सवाल के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे सीधे सवाल में। तो ये पन्ना नंबर है 476। ठीक है, नवबोध की बुक है। तो पन्ना नंबर है 476।
ठीक है। अंश पूंजी का लेखांकन में प्रश्न क्रमांक 1, सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, यानी कि सम मूल्य पर, यानी जितना दाम है उसी दाम पर सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन हम करेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, बहुत सारे इस तरह के और उदाहरण आएंगे जो जिसमें अलग अलग टॉपिक कहेगा, अलग अलग हम पढ़ेंगे। अभी हम पहला पढ़ रहे हैं सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन। तो इसमें पहला सवाल देखना, लिखा है मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए थी। यानी कि मोहन लिमिटेड एक कंपनी है और उसकी अधिकृत पूंजी, यानी कि अधिकृत मतलब होता है कि यानी इस कंपनी को इतना पूंजी अधिकार, यानी इतनी पूंजी वो रख सकती है, इसको अधिकार है इतना पूंजी रखने का, इससे ज़्यादा ये पूंजी नहीं रख सकती। तो इसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी, यानी जो कंपनी जितना पैसा रख सकती है उसको बोलते हैं अधिकृत पूंजी। तो लिखा है मोहन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए थी, यानी इतना उसको पूंजी रखने का अधिकार है। 2 लाख रुपए उसको पूंजी, अपने कंपनी में पूंजी रखने का अधिकार है। जो बता रहा है कि ये पूंजी अब किस रूप में, यानी कैसे वो लोगों से मंगाएगा। अगर 2 लाख रुपए उसको चाहिए तो कैसे वो लोगों से मंगाएगी। लिखा है जो 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी, यानी कि इसको हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है इस 2 लाख रुपए को? इस 2 लाख रुपए को 10-10 रुपए वाले अंशों में बांटा गया। तो 10-10 रुपये, यानी एक टुकड़ा बनाया गया, एक टुकड़ा 10 रुपये का रखा गया। तो इस तरह इसका कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? इसका टुकड़े 20,000 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 20,000 को जब 10 से गुणा करोगे तो 2 लाख रुपए हो जाता है। यानी कि 10 रुपये वाले 20,000 अंश, 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में इसको विभक्त किया गया है। वही लिखा है सवाल में, जो 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी, कंपनी ने इनमें से 10,000 अंशों को निर्गमित किया। देखो सवाल बोल रहा है कंपनी ने 20,000 अंशों को निर्गमित नहीं किया है, यानी कि 20,000 अंशों में वो विभक्त है, यानी कि बांटा उसको 20,000 में है, मगर वो पूरा पैसा ना मंगाकर अभी वो 10,000 अंशों को ही जारी करना चाह रही है, यानी 10,000 के अंश पर ही पैसा मंगाना चाह रही है। तो लिखा है कंपनी ने इनमें से 10,000 अंशों को निर्गमित किया। 10,000 अंशों को इनमें से निर्गमित, यानी 10,000 अंशों को जारी किया, लोगों को पेपर में इश्तिहार दिया कि हम 10,000 अंशों पे पैसा चाहते हैं, जो भी लोग इच्छुक हैं हमारे पास आवेदन कर सकते हैं। तो लिखा 10,000 अंशों को निर्गमित किया, परंतु आवेदन केवल, अब लोगों को आवेदन करने के लिए कहा गया कि 10,000 अंशों पे आवेदन कीजिए, मगर लोगों ने 10,000 अंशों पे आवेदन नहीं किया। उन्होंने कितने पे आवेदन किया? 8,000 अंशों पे। लिखा परंतु आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए ही प्राप्त हुआ। दे रकम इस प्रकार है, यानी कि अब बता रहा है कि इस पर पैसा ये 10 रुपये कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि 10 रुपये एक साथ पूरा नहीं प्राप्त हो जाता। 10 रुपये को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको प्राप्त किया जाता है। तो लिखा है कि इस पर कैसे 10 रुपये प्राप्त हो रहा है, ये देखिए। लिखा है 2 रुपये आवेदन पर, यानी कि लोग जब आवेदन करेंगे तो उस समय 2 रुपये इस पर कंपनी इनसे मांगेगी। यानी कि जब लोग बोलेंगे कि हमको चाहिए, उसको इस अंश को चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा? पहले आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करते समय इनको 2 रुपये देना पड़ेगा, यानी आवेदन के साथ 2 रुपये भेजेंगे। ठीक है, आवेदन पर 2 रुपये। फिर लिखा है 3 रुपये आवंटन पर। आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट, यानी कि जब उनको आवंटित कर दिया जाता है कि हाँ आपने आवेदन किया था, अब ये अंश आपका हुआ, तो इसको बोलते हैं आवंटन। तो आवंटन पर 3 रुपये, यानी 2 रुपये आवेदन पर, आवंटन पर 3 रुपये, 5 रुपये हो जाता है। फिर उसके बाद लिखा है प्रथम याचना पर 2 रुपये, और उसके बाद अंतिम याचना पर 3 रुपये, यानी अंतिम याचना पर कंपनी 3 रुपये मांगती है। तो आप जोड़ कर देखोगे तो पूरा 10 रुपये होता है। 2 और 3 5, 5 2 7 और 7 3 10। यानी कहने का मतलब है कि कंपनी जब इश्तिहार देती है तो बोलती है कि इस अंश का जो वो जारी कर रही है, 10,000 अंश जारी कर रही है, इसका एक अंश का दाम 10 रुपये है। 10,000 अंश जारी कर रही है क्योंकि हमने पहले देखा था कि एक अंश का दाम 10 रुपये है, और वो
20,000 अंश जारी कर सकती है, मगर 20,000 अंश अभी जारी नहीं कर रही, वो 10,000 अंश जारी कर रही है, 10 रुपये वाले। तो ये 10 रुपये किस तरह मांग रही है? यानी कि जब कंपनी पैसा मांगती है तो उसको टुकड़ों में मांगती है। पहला मांगती है आवेदन का, यानी कि आवेदन करिए आप। आवेदन करने के बाद आपको आवंटन किया जाएगा, यानी आपके नाम से शेष दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपसे प्रथम याचना मांगी जाएगी, फिर उसके बाद आपसे द्वितीय याचना और अंतिम याचना मांगी जाएगी। तो इस तरह 4-5 चरणों में वो पैसा मांगती है। ठीक है, तो पहला होता है आवेदन, दूसरा होता है आवंटन, तीसरा होता है प्रथम याचना और चौथा होता है द्वितीय व अंतिम याचना। तो इस तरह करके वो पैसा मांगती है। तो हम इतना सवाल को समझते हैं, ठीक ना। तो हमने सवाल को देखा, सवाल को आपने देखा होगा। पहले सवाल ने बताया कि कंपनी 10,000 अंश जारी कर रही है, 10 रुपये वाले। कंपनी 10,000 अंश जारी कर रही है 10 रुपये वाले, और पैसा कैसे मांग रही है? आवेदन के समय 2 रुपये मांग रही है, आवंटन के समय 3 रुपये मांग रही है, प्रथम याचना पे 2 रुपये मांग रही है, और उसके बाद अंतिम याचना पे 3 रुपये मांग रही है। पूरा 10 रुपये हो जाता है। अब इसको हम हल करते हैं, तो ध्यान देना, हम स्टेप वाइज हमको इसको एंट्री करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, ठीक ना, जो हम जारी करते हैं उसी को हम जो जारी करते हैं उसी को देखते हैं। हम देखना 10,000 अंश जारी कर रहे हैं, कंपनी 10,000 अंश जारी कर रही है, 10 रुपये वाले, 10,000 अंश 10 रुपये वाले। ठीक है, कैसे मांग रही है? आवेदन, आवंटन, आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना और द्वितीय व अंतिम याचना, ये 4 चीज़ें, इसी का हम एंट्री करेंगे। तो पहला आता है आवेदन का एंट्री होगा, ठीक है। तो आवेदन का एंट्री हम पहले देखते हैं। तो देखना आवेदन का एंट्री कैसे होगा। जैसे ही लोग आवेदन करेंगे, कंपनी अपने पुस्तक में एंट्री कर रही है, ठीक ना। यहाँ पर जनरल प्रविष्टि, नकल प्रविष्टि, ठीक है। तो इसमें कॉलम होगा दिनांक, विवरण, समाकलन और विकलन, विकलन और समाकलन, डेबिट क्रेडिट। तो हम चलते हैं, कंपनी 10,000 अंश जारी कर रही है, मगर लोग 8,000 अंश आवेदन कर रहे हैं, यानी कि हमको 8,000 से प्रविष्टि की, जितना वो आवेदन करेंगे उसी से हमारा प्रविष्टि होता है। तो ये जारी तो भले ये बोल रही है कि मैं 10,000 बेचूंगा, मगर लोग जो है वो 10,000 नहीं खरीदना चाह रहे हैं, वो 8,000 खरीद रहे हैं, तो हम 8,000 से प्रविष्टि करेंगे। तो पहला प्रविष्टि आवेदन का होगा। जैसे ही लोग आवेदन करेंगे, कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, ठीक ना। कितना पैसा आएगा? 8,000 अंश, 8,000, वो 8,000 के लोग क्या करेंगे? आवेदन करेंगे 2 रुपये के हिसाब से, 16,000 रुपये कंपनी के पास आ जाएगी। कंपनी 16,000 का प्रविष्टि करेगी। कंपनी के पास रोकड़ आएगा तो बताएगी रोकड़ खाता डेबिट, बता रहा है मेरे पास पैसा आया। जब पैसा आता है तो पैसे को डेबिट करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट। और किसके नाम से आया? आवेदन के नाम से आया, तो यहाँ पास लिखेगी अंश आवेदन खाता। प्रविष्टि को याद रखना, रोकड़ आया, पैसा आया, रोकड़ खाता डेबिट, किससे पैसा आया? आवेदन से पैसा आया, अंश आवेदन खाता से। तो 16,000 रुपये, और यहाँ भी 16,000 रुपये। इसको हम दिखाएंगे 8,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त, यानी 8,000 अंशों पर राशि क्या हुई? प्राप्त हुई। अब ये तो हो गया प्राप्ति की प्रविष्टि। अब इसके बाद इसको क्या होता है कि ये जो पैसा आया वो पूंजी के रूप में आया है। भले ही हमने यहाँ पर अंश आवेदन लिखा है, मगर ये पैसा क्या है? जो भी इसमें पैसा लगाता है, कंपनी में जो भी पैसा लगाएगा वो क्या होगा? पूंजी के रूप में लगाया, यानी वो मालिक बनेगा। ठीक है, तो हमने, जब आप याद करोगे 11वीं में जब हमने जनरल प्रविष्टि किया था, तो उसमें लिखा था कि व्यापार प्रारंभ किया। जैसे उस समय हम प्रविष्टि देखते थे कि कोई व्यापार प्रारंभ करता, इतनी पूंजी लगाया, तो हम प्रविष्टि करते थे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। मगर यहाँ पे पूंजी आ रही है, मगर आवेदन के नाम हमने यहाँ पर आवेदन दिया, जबकि पूंजी का नाम हमने नहीं लिखा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें प्रविष्टि कैसे की जाती है? पहले यहाँ पर प्राप्त का प्रविष्टि करते हैं, फिर उसके बाद देय का प्रविष्टि करते हैं, यानी पूंजी में हस्तांतरण करने का प्रविष्टि करते हैं। तो इसके बाद हम इसको पूंजी में हस्तांतरण करने का प्रविष्टि करेंगे। देखना कैसे। रोकड़ खाते को हमने डेबिट किया था,
ठीक है, और अंश आवेदन खाते को हमने क्रेडिट किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंश आवेदन खाता हमको नहीं खोलना था, अंश आवेदन खाता को हम डेबिट करके बंद करेंगे। अंश आवेदन खाता डेबिट, देखो क्रेडिट करके मैंने ओपन किया था, मैं डेबिट करके बंद कर रहा हूँ। क्यों बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पूंजी खाता में हस्तांतरित करना है इसको। यहाँ पर लिखेंगे अंश पूंजी खाता से, अंश आवेदन खाता यहाँ पर क्रेडिट होकर चालू हुआ था, उसको मैं बंद किया डेबिट से, और एक पूंजी खाता मैंने खोला। आप देखोगे जब इन प्रविष्टि में, तो ये क्या हो गया, देखो एक बार क्रेडिट हुआ और एक बार डेबिट हुआ, ये आपस में कट गया। अब क्या प्रविष्टि बचा, अब बचेगा रोकड़ खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से। वही प्रविष्टि होना भी चाहिए। हम यदि 11वीं की अगर प्रविष्टि हम देखें व्यापार प्रारंभ करने का, तो हम प्रविष्टि करते थे रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाता से। वही प्रविष्टि है यहाँ पास, रोकड़ खाता डेबिट और पूंजी खाता से। ये बस हमने इसको थोड़ा सा प्राप्त और दे करने के लिए हमको ये एक प्रविष्टि एक्स्ट्रा करना पड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पास अंश आवेदन खाता डेबिट, अंश पूंजी खाता, 16,000 रुपये सीधे सीधे हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे आवेदन राशि पूंजी खाता में हस्तांतरित। तो ये हमारा आवेदन का प्रविष्टि हो गया। आप जब इस तरह इस कंपनी में आप देखोगे, जब प्रविष्टि करते हैं तो हमको हर चीज़ का दो बार प्रविष्टि करना पड़ता है। यानी कि आप आवेदन का देखोगे तो 2 बार प्रविष्टि करना पड़ेगा, यानी एक बार उसको प्राप्त करेंगे, फिर उसके बाद उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। अब आवेदन के बाद आप जब देखोगे आवंटन का आएगा, आवंटन में भी इसी तरह होगा, प्राप्त फिर उसके बाद उसको दे। मगर थोड़ा सा अंतर ये पड़ता है कि आवेदन में क्या करते हैं, पहले हम प्राप्त करते हैं फिर उसके बाद दे करते हैं। मगर आवंटन में क्या होगा, जस्ट उल्टा, पहले हम दे करेंगे फिर उसके बाद उसको प्राप्त करेंगे। पहले दे करेंगे फिर उसके बाद हम उसको प्राप्त की प्रविष्टि करेंगे। तो अब हम आवंटन में चलते हैं। आवंटन को हमने देखा था 8,000 अंशों पर, 8,000 अंशों पर, ठीक ना, 8,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से। आवेदन 2 रुपये था, मगर आवंटन हमारा 3 रुपये के हिसाब से होगा। 8,000 अंशों पे 3 रुपये के हिसाब से 8 तरह की 24,000 रुपये होता है। ये 24,000 रुपये हमारा आवंटन का पैसा होता है। अब उस आवंटन का हम प्रविष्टि करते हैं। तो पहले दे का प्रविष्टि करेंगे, आवंटन से हम उल्टा करने लगते हैं, पहले दे फिर प्राप्त। आवेदन में हमने क्या किया था, पहले प्राप्त फिर दे, मगर आवंटन में हम उल्टा करेंगे, पहले दे फिर प्राप्त। देखना, तो यहाँ पर लिखेंगे अंश, यहाँ पर देखो मैंने लिखा था अंश आवेदन खाता, मैं अगर यहाँ मैं अंश आवेदन नहीं लिखूंगा, अंश आवंटन खाता डेबिट, अंश आवंटन खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से 24,000 रुपये। आप चाहे तो यहाँ भी दिखा सकते हैं 8,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से, 8,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये होता है। यहाँ पर लिखेंगे आवंटन राशि दे होने पर, यानी टाइम आ गया, पैसा प्राप्त होने का टाइम आ गया। आवंटन राशि दे होने पर, अब टाइम आ गया, पैसा मांगेंगे उनसे और लोग हमको पूरा पैसा दे देंगे। सवाल में हमको कुछ भी नहीं बताया पूरा पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हम ये मानते हैं कि पूरा पैसा हमको मिल रहा है। तो यहाँ पास लिखेंगे पैसा प्राप्त होने का, रोकड़ में प्राप्त होगा, रोकड़ खाता डेबिट, पैसा प्राप्त हो रहा है, रोकड़ खाता डेबिट। और देखो यहाँ पास ये डेबिट होकर चालू है, ये तो चालू रहेगा, इसको तो हमको खोलना ही था, मगर ये हमारे लिए एक्स्ट्रा है, इसको ये डेबिट होकर चालू है, इसको क्रेडिट करके बंद कर देंगे। अंश आवंटन खाता से 24,000 रुपये, और ये भी हो गया 24,000 रुपये। आप यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, ये हमारा आवंटन का भी हो गया। अब हमने देखो यहाँ पास आवेदन का 2 प्रविष्टि किया, आवंटन का 2 प्रविष्टि कर लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं प्रथम याचना में, क्योंकि 4 भागों में बांटकर इसने मांगा है, तो हमको अभी 4 भागों में प्रविष्टि करना पड़ेगा। एक भाग ये हो गया, ठीक है, आवेदन का हो गया, ये आवंटन का हो गया। अब उसके बाद हम प्रथम याचना करेंगे, फिर उसके बाद द्वितीय याचना करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं नरेशन में कि आवंटन राशि प्राप्त, आवंटन राशि प्राप्त।
अब आते हैं हम प्रथम याचना। प्रथम याचना हमारा प्रथम याचना हमारा 2 रुपये का है। आवेदन 2 रुपये का था, आवंटन 3 रुपये का था, प्रथम याचना 2 रुपये का था, फिर द्वितीय याचना हमारा 3 रुपये का है। तो प्रथम याचना का देखना प्रविष्टि। प्रथम याचना भी वैसे ही होगा, पहले दे फिर प्राप्त। पहले दे का प्रविष्टि करेंगे, फिर प्राप्त की प्रविष्टि करेंगे। तो हम पहले दे की प्रविष्टि करते हैं, यानी हम ये बताएंगे, कंपनी ये बताएगी कि समय हो गया पैसा प्राप्त होने का। पहले प्रविष्टि करेगी कंपनी ये प्रविष्टि करेगी कि समय हो गया पैसा प्राप्त करने का। तो हम उसका प्रविष्टि करते हैं। दे की प्रविष्टि करने के लिए आप देखोगे, जब आवेदन में देखोगे, आवंटन में देखोगे, तो हमने क्या किया था, अंश आवेदन खाता डेबिट और अंश आवंटन खाता डेबिट। तो उसी तरह प्रथम याचना में हम क्या करेंगे, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट, अंश प्रथम याचना खाता डेबिट। और पूंजी खाता में इसको हम दर्शाएंगे कि हमारा पूंजी अंश पूंजी खाता से। ठीक है, पैसा हमको देखना 8,000 अंश, 8,000 लोगों ने आवेदन किया है, जितना आवेदन होगा उसी पे लोग पैसा देंगे। 8,000 अंशों पर हमको 2 रुपये के हिसाब से 16,000 रुपये इस पे प्राप्त होगा। तो 16,000 रुपये हम अपनी पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। 16,000 रुपये हमारे पूंजी खाते में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम याचना राशि दे होने पर, यानी कि समय हो जाने पर, यानी समय आ गया पैसा प्राप्त करने का। उसके बाद अब हमको पैसा प्राप्त होगा इसका, तो वही रोकड़ खाता डेबिट, पैसा प्राप्त हो रहा है रोकड़ खाता डेबिट। और अंश किससे पैसा प्राप्त हुआ, प्रथम याचना से, अंश प्रथम याचना खाता से 16,000 रुपये और ये 16,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे प्रथम याचना राशि प्राप्त, यानी ये हमारा प्रथम याचना का भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं द्वितीय याचना में। द्वितीय याचना में वैसे ही पहले दे फिर प्राप्त। तो पहले दे का प्रविष्टि करेंगे, अंश द्वितीय, ये अंतिम याचना। अब इसके बाद कोई याचना नहीं की जाएगी, 10 रुपये हमारा हो जाता है। अंश द्वितीय व अंतिम याचना खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता में हस्तांतरित करते हैं पूंजी खाता से। तो 8,000 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से हमारा द्वितीय याचना 3 रुपये का है, तो 24,000 रुपये हमको समय आ गया प्राप्त होने का। यहाँ पर लिखेंगे अंतिम याचना, ये अंतिम याचना है, द्वितीय और अंतिम याचना है। अंतिम याचना दे होने पर, फिर उसके बाद इसको अब हम प्राप्त करने का प्रविष्टि करते हैं। पैसा प्राप्त होगा रोकड़ खाता डेबिट। रोकड़ खाता डेबिट किससे प्राप्त होगा, अंश द्वितीय व अंतिम याचना से। तो ये हो गया हमारा 24,000 रुपये और ये 24,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे अंतिम याचना राशि प्राप्त कर ली गई, प्राप्त। तो ये हमारा पूरा प्रविष्टि हो गया। ये पूरा जोड़ेंगे बराबर आएगा 16 दूनी 32, 32 और 48, 32 48 32 48 जोड़ते हैं 32 48 0 0 0 10 के 0 4 3 7 80 80 1,60,000 और 1,60,000 हमारा ये हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो ये हमारा ये पहला सवाल था, इसका मैंने हल आपको बनाकर बताया है। इसी तरह हम और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बारी बारी से सवाल समझाऊंगा और
क्लास भी हम लोग का चलेगा, ठीक ना। क्लास भी आप लोग शाम को ज्वाइन करेंगे 6 बजे से। इस तरह मैं वीडियो बना के भेजता रहूँगा और आप लोग इसको हल करेंगे घर में, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से सवाल देखकर सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद सब जब हम 6 बजे क्लास लेंगे तो क्लास में भी आप लोग ज्वाइन होंगे।